गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम सीए इंटर के लिए हेड्स ऑफ इनकम वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। स्टार्ट किया था हमने सैलरी वाला चैप्टर आईसीआई के स्टडी मटेरियल से। हमने पेज नंबर 3.14 तक समझ लिया था, यानी 14 पेज नंबर तक समझ लिया था। अब उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक 5th पॉइंट पर सैलरी पेड टैक्स फ्री। टैक्स फ्री सैलरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे रखा है। टैक्स फ्री पहली बात तो कोई सैलरी होती ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है जब आप इनकम अर्न करेंगे, सैलरी अर्न करेंगे तो टैक्स देना होगा। सपोज़ आपकी सैलरी है 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं पहले। आपकी सैलरी है ₹1 लाख पर मंथ। सपोज़ आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, इस पे 10% सपोज टैक्स की रेट है। वैसे टैक्स की रेट डिपेंड करती है आपकी इनकम की, टोटल इनकम पर। हम अज्यूम कर रहे हैं टैक्स की रेट 10% है, तो 10 पर 1000 टैक्स लगेगा, राइट। टोटल 1,10,000 हो गया। अब आपका एम्प्लॉयर कह रहा है कि ये टैक्स तो मैं दे दूंगा तुम्हारे बिहाफ पर। आपका एम्प्लॉयर कह रहा है कि ये मैं दे दूंगा तुम्हारे बिहाफ पर टैक्स, और तुम्हें 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आप ये कह रहे हो कि जो आपको सैलरी मिल रही है वो टैक्स फ्री है आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपकी इनकम पे पहले ही एम्प्लॉयर ने टैक्स पे कर दिया। तो अब आप टैक्स वालों को बोल रहे हो कि ये मेरी जो सैलरी है 1 लाख रुपए जो मुझे मिल रहे हैं, ये टैक्स फ्री हो गए। नहीं, ये टैक्स फ्री नहीं हुए, क्योंकि आपके एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पे टैक्स दिया। पर टैक्स में बोला कि जो आपके बिहाफ पे आपका एम्प्लॉयर टैक्स दे रहा है वो भी आपकी इनकम का ही पार्ट है, क्योंकि वो आपकी इनकम ही है। तो आपकी इनकम टैक्स वालों के अकॉर्डिंग 1,10,000 रुपये ही मानी जाएगी, और इसी इनकम पे आपको टैक्स देना होगा। ऑल दो एम्प्लॉयर जो टैक्स दे चुका है, जब आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आएगी उसमें से उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। सपोज़ आपकी कोई अदर इनकम भी है, रेंट भी आता है, आप पार्ट टाइम बिजनेस भी करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपकी साल भर का जो टैक्स बना, सपोज़ 4 लाख रुपीज़ बना साल भर का टैक्स, आपका एम्प्लॉयर आपके भी यहाँ पे 10,000 हर महीने डिडक्ट कर रहा है, ठीक है। तो 120 हो गया साल भर का। ये लेस हो जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर। एक बार तो इनकम पूरी 1,10,000 ली जाएगी पर मंथ आपकी, फिर दोबारा उस पर टैक्स कैलकुलेट होगा। जितना भी टैक्स बनेगा उसमें से आपके एम्प्लॉयर ने जितना जमा करा दिया है उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा, और नेट अमाउंट ही आपको गवर्नमेंट को देना होगा। इस कॉन्सेप्ट को TDS बोलते हैं, जो कि आप इनकम टैक्स में आगे पढ़ेंगे। TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इंडिया में रूल है कि कुछ केसेस में जैसे ही इनकम जनरेट होगी, हाथों हाथ टैक्स का पेमेंट करेगा पेयर, जो पेई को दे रहा है। जैसे एम्प्लॉयर आपको सैलरी का पेमेंट कर रहा है, तो रूल है इंडिया में कि अगर आपकी सैलरी एक लिमिट से ज़्यादा है तो हाथों हाथ एम्प्लॉयर को टैक्स काटना होगा आपकी सैलरी से, और टैक्स काट के ही वो आपको नेट अमाउंट पे करेगा। जैसे आपकी सैलरी 1,10,000 रुपये है, 10,000 टैक्स है, TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, नेट अमाउंट वो 1 लाख रुपये आपको पे करेगा। तभी तो मार्केट में लोग पूछते तेरी इन हैंड सैलरी क्या है। इन हैंड मतलब जो हाथ में पहुंची। बहुत से चीज़ें कटती हैं, TDS कटता है, या पेंशन पढ़ेंगे, PF का पैसा कटता है। बहुत से डिडक्शंस मिलने के बाद नेट अमाउंट कम रह जाता है, ग्रॉस अमाउंट ज़्यादा होता है। पर टैक्स वाले जब भी टैक्स की बात करेंगे, इनकम की बात करेंगे, वो ग्रॉस सैलरी को कंसिडर करेंगे कुछ भी घटाने से पहले। हाँ, एक एक्सेप्शन है जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर करते हैं अपनी सैलरी पब्लिक इंटरेस्ट में, जनता के हित में, तो उसे टैक्स वाले अपना सैलरी का पार्ट नहीं मानेंगे। अदर देन कोई भी आपकी इनकम लेस करते हैं, आप चाहे TDS के नाम से करें, पेंशन, PF, अब यह पढ़ेंगे क्या होता है, तो ग्रॉस इनकम का कॉन्सेप्ट लगाया जाएगा। तो टैक्स फ्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, कोई भी इनकम टैक्स फ्री नहीं होती अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय टैक्स। जब तक कि टैक्स का जो एक्ट है वो आपको नहीं कह देता, कोई भी इनकम टैक्स फ्री नहीं होती है। ऑलवेज जो इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है। पढ़ ली दिस इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं, मीन्स दैट द एम्प्लॉयर बेयर द बर्डन ऑफ टैक्स ऑन सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। यानी एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय के बिहाफ पर टैक्स, तो जिसे आप TDS बोलते हैं जनरली। इन सच अ केस द इनकम फ्रॉम सैलरी इन द हैंड ऑफ द एम्प्लॉय विल कंसिस्ट ऑफ ए सैलरी इनकम। एक तो वो सैलरी इनकम 1 लाख रुपये प्लस ऑल्सो द टैक्स ऑन दिस सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर, वो भी जुड़ेगा। जो टैक्स पे कर रहा है आपके बिहाफ पर 10,000, वो भी लिया जाएगा। यानी जो इनकम मानी जाएगी 1 लाख, तो जो आपको इन हैंड मिल रही है सैलरी, प्लस जो टैक्स आपके बिहाफ पे एम्प्लॉयर पे कर रहा है, इन दोनों का टोटल ही आपकी सैलरी माना जाएगा। क्लियर? However, as per section 10, subsection 10(c), the income tax paid by employer on the non-monetary perquisite, non-monetary perquisites मतलब रहने को मकान दे दिया। perquisites पहले ही पता है कि फैसिलिटीज़ जो होती हैं, जो नॉन मॉनेटरी नेचर की होती हैं, उन्हें perquisites बोलते हैं। रहने को मकान दे दिया, घर पे कोई नौकर रखवा दिया, आने जाने के लिए गाड़ी दे दी ऑफिस के लिए, सब perquisites हैं। ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय वुड बी एग्जाम इन द हैंड ऑफ द एम्प्लॉय। अगर मान लीजिए कल को, वैसे तो अभी perquisites पे भी एम्प्लॉय को टैक्स देना होता है, पर अगर ये रूल बना देते हैं टैक्स वाले की, जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, perquisites दिए जा रहे हैं,
उन पे टैक्स एम्प्लॉयर दे रहा है तो आपके लिए वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, आपको अलग से कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। पर एट प्रेजेंट परक्यूजर्स पे भी जो बेनिफिट्स आपको देता है, आपका एम्प्लॉयर रहने को मकान दे दिया, आपको फैसिलिटी दे दी, आने जाने के लिए गाड़ी दे दी एक्सेट्रा, उन पे टैक्स आपको ही देना होता है। पर ये तो बता रखा है कि अगर एम्प्लॉयर को देना होगा टैक्स, कल को टैक्स में रूल में चेंज हो जाए, जैसे बहुत साल पहले एम्प्लॉयर को देना पड़ता था परक्यूजर्स पे टैक्स, तो वो आपके लिए माफ़ हो जाते थे। तो ये वही लाइन बता रही है यहाँ पे कि अगर एम्प्लॉयर दे रहा है परक्यूजर्स पे टैक्स, नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स पे टैक्स, तो फिर आपके लिए वो एग्जेम्प्ट है, आपको अलग से कोई टैक्स नहीं देना होगा। पर अगर आपको फ्री में रहने को मकान दिया जाता है अभी एट प्रेजेंट रेंट फ्री अकोमोडेशन, तो आपको देना होता है, आपको क्या, आपका किराया बच गया। अब कैसे होती है कैलकुलेटर रेंट फ्री अकोमोडेशन की, इसी चैप्टर में आप आगे पढ़ेंगे कि कैसे नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स को कैलकुलेट किया जाता है और आपकी सैलरी में जोड़ा जाता है। तो सैलरी पे टैक्स भी समझ में आ गई होगी कि अगर आपके बिहाफ पे आपका एम्प्लॉयर कोई टैक्स पे करता है आपकी सैलरी पे, तो टैक्स भी आपकी सैलरी का ही पार्ट माना जाएगा और उस पर भी आपको टैक्स देना होगा। डबल टैक्सेशन नहीं होगा। मैंने आपको बताया, एक बार आपकी सैलरी को ग्रॉस करके यानी टीडीएस के अमाउंट को वापस से नेट अमाउंट में जोड़ के टैक्स निकाला जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर, और जितना भी एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पर पे कर चुका है टैक्स वालों को, उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा, उसे लेस कर दिया जाएगा। प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी, ये तो आपने पढ़ा था रेजिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर में कि कोई इनकम इंडिया में एक्रू होती है, इंडिया में रिसीव्ड होती है, तभी भारत सरकार टैक्स लेगी। अगर आप इंडिया में नहीं कमाते, इंडिया से बाहर रहते हैं, तो इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन में क्लॉज सेकंड, सैलरी अर्न इन इंडिया, अगर आप भारत में सैलरी कमाते हैं, इज डीम्ड टू एक्रू, ये माना जाता है कि वो कमाई गई है, अराइज हुई है इन इंडिया, भारत में, इवन इफ़ इट इज़ पेड आउटसाइड इंडिया, भले वो भारत के बाहर आपको मिली है, और इट इज़ पेड और पेबल आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया कम्स टू एंड, भले वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, मतलब एम्प्लॉय नहीं है और इंडिया के बाहर भी कोई पेमेंट मिल रहा है, तो भी सैलरी का पार्ट है। ये लाइन क्या बोल रही है, पेंशन यही तो होती है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो खत्म हो गया, उसके बाद भी आपको हर महीने या हर साल आपके एम्प्लॉयर से कुछ पैसा मिल रहा है, जिसे आप पेंशन बोलते हैं, तो पेंशन भी सैलरी का ही पार्ट होती है। इफ़ एन एम्प्लॉय इज पेड पेंशन अब्रॉड, अगर आपको विदेश में कोई पेंशन दी जा रही है इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, क्योंकि आपने भारत में काम किया था, द सेम विल बी डीम्ड टू एक्रू इन इंडिया, माना जाएगा आपने इंडिया में ही कमाई है। वैसे तो आप विदेश में, जैसे सपोज रिटायरमेंट के बाद आप लंदन सेटल हो गए, आपको हर महीने पेंशन आती है आपके अकाउंट में, तो भले पेंशन आ रही है आपके लंदन वाले अकाउंट में, आप रहते भी लंदन में हैं, पर आ क्यों रही है पेंशन, क्योंकि आपने इंडिया में काम किया था, इंडिया में सेवाएं दी थी, तो फिर आपको टैक्स भी इंडिया में ही देना होगा। सिमिलरली लीव सैलरी पेड अब्रॉड इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव अर्न इन इंडिया, लीव सैलरी समझते हैं, अर्न लीव कि आप छुट्टी लेते हैं पर आपको सैलरी दी जाती है। हर जॉब में कुछ लीव्स होती हैं जो कैजुअल, एक तो कैजुअल लीव होती है, सिक लीव होती है, और अर्न लीव भी होती है, लीव सैलरी भी होती है कि आप भले छुट्टी पे जा रहे हैं पर आपने वो लीव नहीं ली, इसलिए आपको सैलरी मिलेगी उन छुट्टियों को भी। तो काम भले वो अब्रॉड में मिल रही है, विदेश में मिल रही है वो छुट्टियों का पैसा, पर वो इनकम इंडिया में ही डीम टू बी अराइज मानी जाएगी, क्योंकि काम तो आप इंडिया में कर रहे थे। सेक्शन 9 सबसेक्शन में क्लॉज 3 प्रोवाइड दैट सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर भारत सरकार किसी सिटीजन ऑफ इंडिया को देती है सैलरी, भारत के नागरिकों को, सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, क्योंकि आप इंडिया से बाहर काम कर रहे हैं, शैल बी डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया, वो माना जाएगा भारत में ही अराइज हुई है। जैसे एम्बेसी होती है, भारतीय दूतावास है अमेरिका में, यूएसए में एम्बेसी में, ठीक है, डिप्लोमेट्स होते हैं, तो वो इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे वहाँ अपॉइंट हो रहे हैं, भारतीय दूतावास में काम कर रहे हैं, तो सैलरी तो इंडियन गवर्नमेंट देगी उन लोगों को, तो माना जाएगा वो इंडिया में ही कमाई है अपने इनकम, इंडिया में ही टैक्स देना होगा, अमेरिका में टैक्स नहीं देना होगा। हाउएवर यद्यपि बाय विर्चू मतलब इस रीज़न से, बाय विर्चू ऑफ सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 की वजह से, एनी अलाउंसेस पहले ही पढ़ा है, अलाउंसेस कैश में मिलते हैं, यानी जो आपकी बेसिक सैलरी होती है, सैलरी के अलावा कुछ आपकी ड्यूटी, पर्सनल एक्सपेंसेस को परफॉर्म करने के लिए, ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए कुछ पैसे एक्स्ट्रा देता है आपका एम्प्लॉयर, जिन्हें आप अलाउंसेस बोलते हैं, और ये कैश में होते हैं। जैसे आपको खाने के लिए पैसे देता है तो टिफ़िन अलाउंस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपके घर पे सर्वेंट रखवाने के लिए पैसे देता है तो सर्वेंट अलाउंस हो जाएगा, ये सैलरी के अलावा दिए जाएंगे और ये कैश में होते हैं। परक्यूजिट बता दिया, परक्यूजिट नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स होते हैं, कैश में नहीं होते हैं, आपको फैसिलिटी दी जाती है, आने जाने के लिए कार दे दी, रहने को मकान दे दिया, कुक अपॉइंट कर दिया आपके घर पे एक्सेट्रा। पेड और पेबल अलाउड आउटसाइड इंडिया, अगर भारत सरकार आपको इंडिया से बाहर कोई अलाउंसेस देती है, परक्यूजिट देती है, बेनिफिट्स देती है बाय द गवर्नमेंट टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक को,
फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर सर्विस देने के लिए, विल बी फुली एग्जेम्प्ट, तो अलाउंसेज और परक्यूजर्स फुली एग्जेम्प्ट होते हैं। इंडिविजुअल एसएससी हु आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आप सिटीजन नहीं है, भारत के नागरिक नहीं हैं, are entitled to the following exemption in respect of remuneration salary received by them under section 10 subsection 6। मतलब वैसे तो अभी आपने पढ़ा कि अगर आप भारत के नागरिक हैं, इंडिया के बाहर आप सर्विस दे रहे हैं और आपको जो अलाउंसेज और बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं, पर इन केसेस में जो आप पढ़ने जा रहे हैं भारत के नागरिक नहीं हैं, पर अगर आप ये शर्तें पूरी कर देंगे तो वो सैलरी, वो रेमुनरेशन इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। पहला पॉइंट, रेमुनरेशन रिसीव बाय ऑफिशियल्स ऑफ एम्बेसी, एम्बेसी दूतावास होता है, इट्स सेक्टर ऑफ फॉरेन स्टेट, सेक्शन 10 सबसेक्शन से क्लॉज सेकेंड। आप अगर दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली में हर कंट्री की जनरली एम्बेसी होती है, वहाँ ब्रिटिश एम्बेसी भी होगी, यूएस एम्बेसी भी होगी। एम्बेसी का काम क्या होता है दूतावास का? दो देशों के बीच फ्रेंडली रिलेशंस को प्रमोट करना, यानी इंडिया के साथ और अमेरिका के साथ रिलेशंस को मेंटेन करना, और आपके उस देश में जो सिटीज़न रह रहे हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। कि आप जैसे अमेरिका में हमारी एम्बेसी है, तो हमारी अगर वहाँ के हमारे जो स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहे हैं, हमारे जो नागरिक वहाँ पे काम कर रहे रह रहे हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हमारी एम्बेसी की है, और दोनों देशों के बीच फ्रेंडली रिलेशन को प्रमोट करने की जिम्मेदारी भी एम्बेसी की है। तो एम्बेसी में जो फॉरेन, जैसे अमेरिकन एम्बेसी है इंडिया में, तो वहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं वो अमेरिकन पर्सन होते हैं एम्बेसी में, तो उन्हें जो रेमुनरेशन मिलता है उस पर इंडियन गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी। ऑब्वियसली रेमुनरेशन कौन दे रही है? अमेरिकन गवर्नमेंट दे रही है। तो इंडिया, भले वो काम इंडिया में कर रहे हैं पर वो फॉरेन एम्बेसी के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ पे वो कोई टैक्स नहीं देंगे। द रेमुनरेशन रिसीव बाय अ पर्सन, रेमुनरेशन का मतलब में कुछ सब कुछ आ जाएगा, कमीशन, बोनस, सैलरी, चिंकी पिंकी बबली, किसी भी नाम से बुला लें। रिसीव बाय अ पर्सन फॉर सर्विसेज एज एन ऑफिशियल, आपको ऑफिसर यानी ऑफिशियल पर्सन के तौर पे सैलरी मिल रही है, ऑफ एन एम्बेसी में काम करते हैं, हाई कमीशन, लीगेशन, कमीशन, काउंसलेट और द ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ फॉरेन स्टेट, और एज ए मेंबर ऑफ द स्टाफ ऑफ एनी ऑफ दीज ऑफिशियल इज एग्जेम्प्ट। आप स्टाफ है एम्बेसी के तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, कंडीशन पर ये शर्तें आपको पूरी करनी होंगी। द रेमुनरेशन रिसीव बाय आर करस्पॉन्डिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल और मेंबर ऑफ द स्टाफ रेजिडेंट इन सच फॉरेन कंट्रीज फॉर सिमिलर पर्पज शुड बी एग्जेम्प्ट। मतलब हमारे देश के लोगों को भी वहाँ पे टैक्स नहीं देना, यानी जी जो यूएसए में हमारी एम्बेसी है, हमारा स्टाफ वहाँ पे जो काम कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट के लिए, तो हमारे वहाँ पे भी हमें सेम एग्जेम्पशन दी है यूएस गवर्नमेंट ने, तो हम भी उनके नागरिकों को जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, एम्बेसी में काम कर रहे हैं, हम भी सेम एग्जेम्पशन देंगे। अगर मान लो अमेरिकन गवर्नमेंट कहती नहीं अमेरिका में हम तो टैक्स लेंगे, तो फिर हम भी इन लोगों से टैक्स लेंगे, तो सेम एग्जेम्पशन वहाँ पर भी दी हो उस फॉरेन कंट्री ने जिस कंट्री के एम्बेसी को हम यहाँ पर छूट दे रहे हैं। The above mentioned member of the staff should be subject of the respective country representative, उस देश के representative होने चाहिए जो एम्बेसी में काम कर रहे हैं, and should not be engaged in any other business, और वो भारत में कोई बिजनेस नहीं करते हो, प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। यानी अगर आप एम्बेसी में काम करते हैं, फॉरेन एम्बेसी में, हाई मिशन में, कमीशन में, डिप्लोमेट्स में, तो फिर आपको कोई टैक्स नहीं देना है, सब्जेक्ट टू उस कंट्री में भी हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो इंडियन एम्बेसी में काम करें उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। और दूसरी कंडीशन है कि वो इंडिया में कोई बिजनेस, ट्रेड, प्रोफेशन या अदर एम्प्लॉयमेंट से नहीं कमाएंगे। सेकेंड, रेमुनरेशन रिसीव फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, आपको इंडिया में सर्विस देने पे रेमुनरेशन मिल रहा है। रेमुनरेशन में बार बार बोल रहा हूँ, इसमें सैलरी, बोनस, कमीशन सभी कुछ आएगा। एज एन एम्प्लॉय ऑफ फॉरेन एंटरप्राइजेज, सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 क्लॉज 6, आप किसी फॉरेन एंटरप्राइजेज के एम्प्लॉय हैं और आप भारत के नागरिक तो नहीं हैं, हेडिंग में ऊपर लिखा था हु आर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया हैं आप, तो आपको जो भारत में काम करने के लिए रेमुनरेशन मिल रहा है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर आप ये शर्तें पूरी करेंगे। रेमुनरेशन रिसीव बाय फॉरेन नेशनल, किसी विदेशी नागरिक को मिल रहा है रेमुनरेशन एज एन एम्प्लॉय, कर्मचारी के तौर पे, ऑफ अ फॉरेन एंटरप्राइजेज, आप किसी विदेशी एंटरप्राइजेज के लिए काम करते हैं। एंटरप्राइजेज मतलब कोई बिजनेस एंटरप्राइजेज, वो इंडिविजुअल, एचयूएफ कंपनी कोई भी हो सकती है। फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम, आपने कोई सर्विसेज दी है, सेवाएं दी हैं ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंडिया, भारत में ठहरे थे उस दौरान, इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, वो तो कोई टैक्स नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए आप किसी फॉरेन कंपनी के लिए काम करते हैं, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, ये ब्रिटेन की कंपनी है, इसके बिहार पे इंडिया में आए हैं, अभी इंडिया में कोई बिजनेस नहीं करती कंपनी, केवल आप इंडिया में आया है मिस्टर ए,
ब्रिटिश नागरिक है ये लोगों से कांटेक्ट कर रहा है, केवल अपने प्रोडक्ट दिखा रहा है, कोशिश कर रहा है कि ये लोग इंडिया के इम्प्रेस हो जाएं और फिर ऑर्डर दे इसकी कंपनी को और फिर वो कंपनी इंडिया में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके। अभी कोई बिजनेस नहीं कर रहा है मिस्टर ए, केवल ये लोगों से मीट कर रहा है, कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है और ये इंडिया में है, तो ऑब्वियसली इंडिया में जब तक है तब तक सैलरी तो यही कंपनी देगी इसको, तो उसके लिए ये पॉइंट दिया गया है। पर ये शर्तें पूरी होने के लिए ही ये शर्तें पूरी होने पर ही जो रेम्युनरेशन आपको मिल रहा है उस फॉरेन एंटरप्राइजेज से आपको टैक्स नहीं देना है। पहला, द फॉरेन एंटरप्राइजेज नॉट एंगेज इन एनी बिजनेस और ट्रेड इन इंडिया। भारत में अभी आपका कोई बिजनेस नहीं करती, वो फॉरेन एंटरप्राइजेज का इंडिया में कोई बिजनेस नहीं है। द एम्प्लॉइज स्टे इन इंडिया डज नॉट एक्सीड 90 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। 90 दिन से ज़्यादा आप नहीं रहे हैं प्रीवियस ईयर में। The remuneration is not liable to be deducted from the employer income chargeable to tax under the act। और उस देश में बात की जा रही है एम्प्लॉयर का जो इनकम कैलकुलेट करते टाइम ये जो रेमुनरेशन दिया जा रहा है वो डिडक्ट नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए ब्रिटेन में 20 लाख की इनकम है, 20 में से 1 लाख की सैलरी उसने इस फॉरेन एम्प्लॉय को दी जो इंडिया में है अभी, तो 19 लाख पे टैक्स दे रहा है वो ब्रिटेन में एम्प्लॉयर, तो फिर तो बच गया। और 1 लाख रुपए पे टैक्स ना एम्प्लॉयर दे रहा है ना एम्प्लॉय दे रहा है, क्योंकि इंडिया में तो हम ले ही नहीं रहे उस एम्प्लॉय से टैक्स, और एम्प्लॉयर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि उसके लिए तो एक्सपेंस है, तो उस कंट्री ने उसे डिडक्शन दे दी 1 लाख की कि ठीक है 20 तुम्हारा इनकम हुई, उसमें से 1 लाख तुमने उस इंडिया में जो काम कर रहा है बंदा तुम्हारे भी यहाँ पे कुछ दिनों के लिए उसको दिया, तुम 19 पे टैक्स दे रहे, तो फिर इस 1 लाख पे इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लेगी। यानी एम्प्लॉयर को डिडक्शन नहीं मिलना चाहिए, यानी छूट नहीं मिलनी चाहिए जो रेमुनरेशन वो पे कर रहा है। क्लियर? यानी पूरे 20 लाख पे वो ब्रिटेन की कंपनी टैक्स देगी अपने देश में, तो इंडियन गवर्नमेंट उस फॉरेन जो रेमुनरेशन मिल रहा है उस फॉरेन एम्प्लॉय को इंडिया में उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, मतलब डबल बेनिफिट हो जाएगा ना, क्योंकि एक तो वहाँ टैक्स नहीं लगा, देखिए 1 लाख पे छूट मिल गई एम्प्लॉयर को, और एम्प्लॉय यहाँ पे है तो यहाँ पे तो हम टैक्स ले नहीं रहे, तो दोनों जगह टैक्स से बच गए दोनों लोग, तो ऐसा नहीं होगा ना, किसी एक जगह तो टैक्स देना ही होगा। तो अगर आप ब्रिटेन में दे रहे हैं, ब्रिटेन में आपको कोई डिडक्शन नहीं मिली है, डिडक्ट नहीं हुआ है वो रेमुनरेशन, तो इंडियन गवर्नमेंट आपसे कोई टैक्स नहीं लेगी। थर्ड पॉइंट, सैलरी रिसीव बाय अ नॉन सिटीजन नॉन रेजिडेंट। देखिए दोनों कंडीशन, नॉन सिटीजन आप भारत के नागरिक नहीं है, नॉन रेजिडेंट है आप इंडिया में निवासी नहीं है, फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन कनेक्शन विद एम्प्लॉयमेंट ऑन फॉरेन शिप, आप किसी फॉरेन शिप पे काम करते हैं, सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 क्लॉज 7। सैलरी इनकम रिसीव बाय, या तो आपको रिसीव हुई है और या ड्यू हो गई, कमा ली है, टू अ नॉन सिटीजन, कोई भारत का नागरिक नहीं है ऑफ इंडिया, हु इज़ ऑल्सो नॉन रेजिडेंट, जो नॉन रेजिडेंट भी है, फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन कनेक्शन विद हिज एम्प्लॉयमेंट, उसने अपनी जॉब के दौरान सर्विसेज दी हैं ऑन अ फॉरेन शिप पे जो कि इंडिया में होगी शिप उस टाइम, इज एग्जेम्प्ट है, वेयर हिज टोटल स्टे इन इंडिया, अगर उसका टोटल स्टे जो है भारत में डज नॉट एक्सीड 90 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। 90 दिन से ज़्यादा अगर आप किसी फॉरेन शिप पे आप काम करते हैं, इंडिया के सिटीजन नहीं है, नॉन रेजिडेंट है इंडिया के लिए, इंडिया में आपको सैलरी मिल रही है उस फॉरेन शिप पे काम करने के लिए, पर आप 90 दिन से ज़्यादा इंडिया में नहीं स्टे है आपका प्रीवियस ईयर में, तो आपको इंडिया में किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। नेक्स्ट, remuneration received by foreign government employees during their stay in India for specified training section 10 subsection 6 clause 11। ना हेडिंग से पता चल रहा है आप फॉरेन गवर्नमेंट के बिहाफ पे इंडिया आए हैं, ट्रेनिंग सेशन चलते रहते हैं, जैसे हमारे एम्प्लॉय दूसरे देश में ट्रेनिंग लेने जाते हैं, वहाँ के एम्प्लॉय हमारे देश में भी ट्रेनिंग लेने आते हैं, तो एक दूसरे को ट्रेनिंग देते हैं, तो ट्रेनिंग के दौरान सैलरी तो उसी देश की सरकार देगी, हमारी सरकार थोड़ी देगी, तो ये कंडीशन अगर पूरी होंगी तो उस ट्रेनिंग के दौरान जो आपको रेमुनरेशन मिल रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। एनी रेमुनरेशन का एक ब्रॉड वर्ड है जिसमें सभी आ जाएंगे, सैलरी, बोनस, कमीशन, फीस एटसेट्रा, रिसीव बाय एम्प्लॉय को मिलता है और फॉरेन गवर्नमेंट किसी विदेशी सरकार से फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट ड्यूरिंग देयर स्टे इन इंडिया, आप इंडिया में हैं उस दौरान, इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, यानी टैक्स से माफ़ी मिल जाएगी, नहीं लगेगा टैक्स, इफ सच रेमुनरेशन इज रिसीव्ड इन कनेक्शन विद देयर ट्रेनिंग इन एनी एस्टेब्लिशमेंट और ऑफिस और इन एनी अंडरटेकिंग ओन बाय, अगर आपकी जो ट्रेनिंग हुई है किसी ऐसे ऑफिस या एस्टेब्लिशमेंट में हुई है जिसकी ऑनर है, कौन है उसकी ऑनर? गवर्नमेंट, यानी आप भारत सरकार या भारत सरकार के किसी मंत्रालय में आपकी ट्रेनिंग हो रही है। एनी कंपनी होली ओन मतलब 100% शेयर बाय द सेंट्रल और एनी स्टेट गवर्नमेंट, या जो उस कंपनी के 100% शेयर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने खरीद रखे हैं तो वो गवर्नमेंट कंपनी हो गई, 51% उससे ज़्यादा शेयर किसी कंपनी के गवर्नमेंट खरीद देती है, या तो केंद्र सरकार खरीद देती है या राज्य सरकार खरीद देती है या दोनों मिलकर खरीद देती है, तो वो गवर्नमेंट कंपनी होती है। और एनी स्टेट गवर्नमेंट ने खरीद रखे हैं शेयर, और ज्वाइंटली बाय सेंट्रल, यानी दोनों ने मिलकर खरीद रखे हैं, सेंट्रल और वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, एक या दो राज्य सरकारों ने मिलकर खरीद रखे हैं एक से ज़्यादा,
तो यानी गवर्नमेंट कंपनी की बात की जाए, होली में मतलब 100% शेयर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या जॉइंटली थोड़े सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, थोड़े एक सरकार के पास में, स्टेट गवर्नमेंट या एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट के पास मिलाकर हैं। एनी कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी रेफर टू इन क्लॉज बी अबव, यानी जो बी में आपने जो पढ़ा उस कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है, वो भी गवर्नमेंट कंपनी होती है। गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी भी गवर्नमेंट होती है। सब्सिडरी कंपनी के लिए क्या करना होता है, मोर देन 50% शेयर इक्विटी शेयर। अगर आप किसी कंपनी के मोर देन 50% से ज़्यादा इक्विटी शेयर एक्वायर कर लेते हैं तो वो जो कंपनी एक्वायर करती है, जैसे एक्स लिमिटेड एक कंपनी है और वाई लिमिटेड एक कंपनी है, एक्स लिमिटेड ने इस कंपनी के वाई लिमिटेड के मोर देन 50% से ज़्यादा इक्विटी शेयर एक्वायर कर लिए, तो जो कंपनी एक्वायर करती है इसे होल्डिंग कंपनी बोलते हैं लॉ की लैंग्वेज में, क्योंकि इसका होल्ड आ गया, इसका कंट्रोल आ गया, क्योंकि सारे डिसीजन में तो इसकी चलेगी एक्स की, और जिस कंपनी के एक्वायर कर रही है वो उसे बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। तो मान लीजिए एक्स एक गवर्नमेंट कंपनी, तो गवर्नमेंट कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी होती है वो भी गवर्नमेंट ही ट्रीट की जाती है। एनी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, LIC है कॉर्पोरेशन, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो उससे में ट्रेनिंग हुई है। और एनी सोसाइटी, कोई सोसाइटी है रजिस्टर्ड है अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में, और एनी अदर सिमिलर लॉ, इसी तरह के किसी कानून में, विच इज़ होली फाइनेंस बाय सेंटर, यानी उस सोसाइटी का सारा पैसे का मैनेजमेंट कौन करती है, केंद्र सरकार करती है, और एनी स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट करती है, और ज्वाइंटली बाय दोनों मिलकर करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर ये शर्तें आप पूरी कर देते हैं तो जो आपको रेमुनरेशन मिल रहा है फॉरेन गवर्नमेंट से ट्रेनिंग के दौरान इंडिया में, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट कंपनी में ट्रेनिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट कंपनी किसी सब्सिडी में ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में ट्रेनिंग कर रहे हैं, किसी सोसाइटी में ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसके फाइनेंस की व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट मिलकर करती हैं, अलग अलग करती हैं, तो जो भी ट्रेनिंग के दौरान जो आपको फॉरेन गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है उस पर कोई टैक्स आपको नहीं देना होगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा पुराना 5 मिनट रिवाइज कर लेते हैं साथ के साथ, ताकि पुराने कॉन्सेप्ट भी आपके रिवाइज होते रहें। आप पढ़ चुके हैं टैक्स का मतलब क्या होता है, आर्टिकल 366। अब आर्टिकल 2 टैक्सेशन का मतलब है, टैक्सेशन इंक्लूड इम्पोजिशन, इम्पोजिशन मतलब चार्ज करना, ऑफ एनी टैक्स, कोई भी टैक्स लगाना, इम्पोज करना, वेदर जनरल, लोकल और स्पेशल टैक्स, एंड टैक्स शैल बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली। टैक्स क्यों लगाती है गवर्नमेंट, ताकि वेलफेयर कर सके, सोसाइटी की भलाई कर सके। टैक्स दो तरीके के पढ़े थे आपने, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स कौन होता है, इसमें पेयर और बियरर सेम पर्सन होता है। जैसे मैंने कहीं जॉब ज्वाइन कर ली तो टैक्स मैं ही दूंगा, मेरे भी यहाँ पे मम्मी पापा थोड़ी देंगे। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन मुझे बियर करना होगा, यानी पे भी मुझे करना होगा और बियर भी मुझे करना होगा, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। इसमें आप डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, यानी कि किसी से पैसे लेकर आप गवर्नमेंट को जमा करा रहे हैं, वो इलीगल माना जाएगा। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन आपको खुद ही बियर करना होगा। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट हो जाते हैं, पेयर कोई और होता है और बियरर कोई और होता है। जैसे GST आप पढ़ेंगे, आप पढ़ भी रहे होंगे, रिविजन क्लास अगर ली थी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है। GST शॉपिंग करते हैं मार्केट में, GST कलेक्ट कौन करता है, बिजनेसमैन, ठीक है, और जमा कराता है गवर्नमेंट को, यानी बर्डन वो आप पे डाल रहा है, ले रहा वो आपसे है पैसे और फिर गवर्नमेंट को जमा करा रहा है। अपनी जेब से थोड़ी देता है बिजनेसमैन, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की वैल्यू में ऐड करके आपसे चार्ज करता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन, पेयर और बियरर डिफरेंट पर्सन होते हैं, इसमें बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं आप। डायरेक्ट टैक्स इनकम पे लगता है, दूसरा डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। तो आई होप इन दोनों में डिफरेंस आपको पहले पढ़ाया था, अभी रिवाइज करें। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसमें पेयर और बियरर सेम पर्सन होते हैं, जिस पे वो टैक्स लग रहा है उसे ही पे करना है, वो अपना बर्डन किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसमें पेयर और बियरर डिफरेंट पर्सन होते हैं, यानी पे कोई और करता है, बियर कोई और करता है। आप अपना बर्डन इनडायरेक्ट टैक्स का शिफ्ट कर सकते हो, ये परफेक्टली लीगल है, इसमें इलीगल जैसी कोई बात नहीं है। टैक्स लगाने की पावर कहाँ से मिलती है भारत सरकार को, कॉन्स्टिट्यूशन से। बिना कॉन्स्टिट्यूशन के अथॉरिटी के आप टैक्स नहीं लगा सकते। तो जो आर्टिकल 245 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है नो टैक्स शैल बी लेविड, मतलब चार्ज और कलेक्ट नहीं होगा एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी बिना कानून बनाए भारत में कोई भी सरकार आपसे टैक्स नहीं ले सकती, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 265 के अकॉर्डिंग, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द पावर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पावर देता है टू लेवी और कलेक्ट करने की टैक्सेस, वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। किसको पावर देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को। द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एम्पावर्ड, एम्पावर मतलब अधिकार देता है टू मेक लॉ, कि वो कोई कानून बना सकते हैं ऑन द मैटर एन्यूमरेटेड, उन सब्जेक्ट्स पर जो कि 7th शेड्यूल में बताए गए हैं, आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 246 जो है उसमें 7th शेड्यूल है, उसमें 3 लिस्ट हैं, उन 3 लिस्ट में टॉपिक्स के नाम है कि किन टॉपिक्स पर, किन सब्जेक्ट्स पे कौन सी सरकार कानून बनाएगी। तो आर्टिकल 246 में
के 7 शेड्यूल में, आर्टिकल 246 के 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, इसे सेंट्रल लिस्ट भी बोलते हैं। इस लिस्ट में जिन सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स के नाम हैं उन पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। जैसे इनकम टैक्स कौन सी लिस्ट का पार्ट है, आपके यूनियन लिस्ट का पार्ट है। स्टेट लिस्ट में वो टॉपिक आते हैं जिन पे केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कानून नहीं बना सकती है, उन्हें स्टेट लिस्ट बोलते हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट में मिक्स टॉपिक आते हैं जिनमें दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, पर मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया था अगर दोनों सरकारें कानून बना देती हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कानून प्रिवेल करेगा। पर अगर वो स्टेट गवर्नमेंट राष्ट्रपति से परमिशन ले ले, राष्ट्रपति अगर अलाउ कर दे तो उस स्टेट में उसका कानून चलेगा, रेस्ट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून चलेगा। तो आर्टिकल 246 के 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट दे रखी, यूनियन लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट बोल सकते हैं, यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जो इनकम टैक्स लगता है इसके एंट्री नंबर यानी जिसमें पॉइंट होते हैं ना 1 2 3 4 ऐसे लिस्ट में एंट्री नंबर होता है, एंट्री 1 एंट्री 2। तो एंट्री नंबर 82 जो है यूनियन लिस्ट का, लिस्ट 1 में इन 7 शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ गिवन द पावर ऑफ पार्लियामेंट मतलब केंद्र सरकार को पावर देता है टू मेक लॉ कि वो कोई कानून बना सकते हैं ऑन टैक्सेस ऑन इनकम, यानी इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी कानून कौन बनाएगी, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। कृषि पर कोई टैक्स लगाना है, एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स लगाना है तो वो तो स्टेट गवर्नमेंट का टॉपिक है, वो स्टेट लिस्ट में आता है। इसके अलावा किसी भी इनकम पे आपको टैक्स लगाना है तो वो एंट्री 82 के अकॉर्डिंग वो पावर किसके पास दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दी गई है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।